रूहान सानवी एपिसोड 9 अब नेक्स्ट। इस वक्त सब लोग शांत बैठे हुए थे। सानवी रूहान के पास बैठी हुई थी और चॉपर का निरीक्षण कर रही थी। रूहान उसके एक हाथ में अपने हाथ की उंगलियों को फंसाकर एकटक उसे ही देख रहा था। ना जाने कैसी कशिश है तेरी नजरों में, जो हमारी निगाहें इनमें खोने की तमन्ना रखते हैं। तुम्हारी ये रेशमी जुल्फे भी अब पर वार करते हैं। आसमान में आई तू परी है जो तुझ में उलझ जाने की ख्वाहिश रखते हैं। सुकून का एहसास तो हमें तब हुआ जब तेरी झुकी हुई पलकों ने हमें घायल कर गई थी। सानवी अपनी ही धुन में सब कुछ देखे जा रही थी। तभी रूहान के कान में देव की आवाज पड़ी। किंग बॉस, इम्पोर्टेंट बात करनी है, प्लीज अपना लैपटॉप चेक करिए। देव सानवी के सामने कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने रूहान को इस तरह हिंट दे दी थी। रूहान ने उसकी बात सुनकर उसके पास से अपना लैपटॉप ले लिया। फिर सानवी का हाथ छोड़कर वो लैपटॉप में कुछ करने लगा। जैसे ही रूहान ने सानवी का हाथ छोड़ दिया, सानवी ने अपने हाथ को देखा, जो हल्का लाल हो गया था। उसने मन ही मन अपने हाथ के लिए दुआ मांगी और फिर एक नज़र रूहान को तिरछी नज़र से देखकर फिर से उस आलीशान लग्जरियस हेलीकॉप्टर को देखने लगी। रूहान सीरियस होकर अपना काम कर रहा था। लगभग 20 मिनट बाद सानवी को बहुत बोर होने लगा था, इसलिए उसने रूहान की तरफ देखा और कहा, और कितनी देर लगेगी आपको? रूहान ने उसे एक नज़र देखा और फिर से अपने लैपटॉप में देखते हुए बोला, माऊ, कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल, आई हैव वर्क टू डू। रूहान की बात सुनकर सानवी ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर बाहर देखने लगी। फिर 10 मिनट बाद उसने फिर से रूहान की तरफ देखा और पूछा, और कितनी देर लगेगी? रूहान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, जिसे देख सानवी ने उसके हाथ को धीरे से उंगली से दबाते हुए पूछा, अरे बताइए ना, और कितनी देर लगेगी राणा जी? रूहान ने अपने लैपटॉप में देखते हुए कहा, माऊ, डोंट डिस्टर्ब मी, आई हैव वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। सानवी को रूहान के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो मन ही मन रूहान को गालियां दे रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। इस वक्त उसके राणा जी का ध्यान सिर्फ लैपटॉप पर था। सानवी ने बोरियत से उसे देखा और फिर अपना सर सीट से टिकाकर अपने दोनों पैर सीट पर रखकर अपनी आंखें बंद कर दी। न जाने कब उसके आंखों से 2 बूंद आंसू टपक कर उसके गालों पर आ गए, उसे पता ही नहीं चला। सानवी ने अपने मन ही मन में कहा, मैं तो आसमान में हूँ मासा बाबासा, क्या आप भी यहीं पर है? हमें आपकी बहुत याद आती है। न सर रखने के कर रोने के लिए किसी की गोद है, ना खिलखिलाकर हंसने के लिए किसी का कंधा। काश भोलेनाथ हमें भी आपके साथ लेकर चले गए होते, तो हम भी सुकून से होते। अंदर ही अंदर घुट रही कर जी रहे हैं। नहीं सहन होता अब मासा बाबासा, कब तक यूं छुप छुप कर जिएंगे? कब तक? उन्हें तो हमारी याद भी नहीं आती, एक फोन तक नहीं करते। काश हम उनके साथ चले गए होते। अब तो डर लगता है इन 6 महीनों में कहीं हमें राणा जी से मोहब्बत ना हो जाए। पर राणा जी से कौन कहेगा? उनकी माऊ 6 महीने बाद उनसे दूर चली जाने वाली है। उन्हें लगता है उनके आंखों में छुपी मोहब्बत हमें दिखती नहीं। भले वह दिखाते नहीं, लेकिन सब कुछ जाहिर हो जाता है जब वह हमारे आंखों में आंखें डालकर हमसे बात करते हैं। खुद के मन में बड़बड़ाते हुए ना जाने कब सानवी अपनी नींद के आगोश में चली। लगभग आधे घंटे बाद रूहान का सारा काम हो गया था। उसने लैपटॉप बंद किया और देव की तरफ देखते हुए बोला, सब कुछ फाइनल हो गया है, आगे का तुम देख लो। और एक बात याद रखना, 2 दिन तक मुझे कोई डिस्टर्ब ना कर पाए। रूहान की बात सुनकर देव ने अपना सर हिला दिया। फिर रूहान ने सानवी की तरफ देखा, जो किसी छोटे बच्चों की तरह इकट्ठा होकर सोई हुई थी। इस वक्त तो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह क्यूट लग रही थी। उसे ऐसे देख रूहान ने उसे प्यार से देखा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, मेरे बिल्ली का क्यूट सा बच्चा। इतना कहते हुए उसने सानवी को अपनी तरफ खींच लिया और उसका सर अपने सीने पर रख दिया।
रूहान के ऐसा करते ही सानवी ने उसे कसकर पकड़ लिया और आराम से सो गई। उसकी हरकत देख रूहान के चेहरे पर हल्की सी जुनून भरी मुस्कान आ गई। उसने एक हाथ से सानवी के सारे बालों को एक साइड किया और एक टक अपनी कातिलाना निगाहों से उसके चेहरे को देखने लगा। वो बार बार उसके गालों को सहला रहा था, कभी उसके नाक को टच करता, तो कभी उसके गालों को, तो कभी होठों को, और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ये सब करते हुए। उसकी हरकतें सच में किसी पागल आदमी से कम नहीं थी। देव और ब्राउन तो उसे ऐसे देख शॉक हो गए थे। रूहान को जब महसूस हुआ कि उन दोनों की नजरें उस पर टिकी हुई है, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। कैसे वो इतने प्यारे मोमेंट को यूं ही देखकर एंजॉय कर सकते हैं। उसने माऊ को ऐसे देखने का हक सिर्फ और सिर्फ उसका था और किसी का नहीं। उसने झट से एक बटन प्रेस किया जिससे आगे के और पीछे के सीट के बीच पार्टीशन आ गया। फिर उसने अपनी करारी दबंग आवाज में धमकी देते हुए देव ब्राउन से कहा, सजा बड़ी है, इतनी कि तुम सबको तुम्हारा किंग बॉस अच्छे से याद आ जाएगा। रूहान की धमकी सुनकर देव और ब्राउन के माथे पर पसीना आ गया। देव ने धीरे से अपनी सहमी आवाज में ब्राउन से कहा, मुझे लगा 2 दिन तक बस बिजी रहेंगे तो हमारी सजा भी माफ हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये आदमी कभी भी अपनी बात से मुकरता नहीं। अब तो हमें सिर्फ हमारी क्वीन बॉस ही बचा सकती है। रूहान ने सानवी के होठों को स्मूच किया और सानवी को देखने लगा। लगभग 7 से 8 घंटे बाद वह लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे। इतनी देर तक सानवी सिर्फ सोई हुई ही थी। रूहान ने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया था। इतने घंटे तक वह एक टक सिर्फ सानवी को देख रहा था। सानवी की जब आंखें खुली तब वह गाड़ी में बैठी हुई थी। उसने एक आलस दिया और फिर अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान लिए आसपास देखने लगी। उसके चेहरे पर इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रेशनेस थी, मानो इतने दिनों की थकी हुई वो आज सुकून से सो गई होगी। उसे इतना ज्यादा फ्रेश देखकर रूहान के चेहरे पर भी फ्रेशनेस आ गई। उसने सानवी के बालों को कान के पीछे करते हुए उस पर से पूछा, नींद हो गई पूरी तुम्हारी? कुंभकर्ण बन गई थी आज तो। तुम कितना ज्यादा सोती हो? रूहान की बात सुनकर सानवी ने अपनी आंखें किलकिली की और उसे प्यारी सी मुस्कान देते हुए बोली, पता नहीं क्यों आज बहुत सुकून से नींद आई। तभी उसके पेट में से गुड़ गुड़ की आवाज आई, जिसे सुनकर सानवी का सर शर्म से झुक गया। उसने कसकर अपने पेट पर हाथ रखा और उसे दबाने की नाकाम कोशिश करने लगी। पर शायद इतने घंटे बाद उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, जो उसका पेट बिना रुके आवाज कर रहा था। रूहान ने उसे देखा और फिर मन ही मन हंसने लगा। रूहान को ऐसे देख सानवी ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, ये सब कुछ आपके कारण हुआ। कितने घंटे तक मुझे चॉपर में बैठा कर रखा और ऊपर से इतने घंटे तक मुझे भूखा रखा। इतना पैसा होने का क्या फायदा जब आप अपनी बीवी को ढंग से कुछ खिला भी नहीं सकते। सानवी की बात सुनकर रूहान एकदम से सीरियस हो गया और उसने सानवी को देखते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है? अगर तुम चॉपर में बैठते समय भी मुझसे कुछ मांगती तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन तुम तो आराम से सो गई थी। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इतना कहकर रूहान ने अपने कंधे उचका दिए, जिसे देख सानवी ने अपना मुंह बनाया और आंखें रोल करते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी आदत बहुत ज्यादा थी, जिस कारण बात बात पर उसकी आंखें घूम जाती थी। रूहान ने सानवी के गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए जोर से अपनी खतरनाक आवाज में बोला, स्टॉप द कार एंड गेट आउट ऑफ द कार क्विकली। उसकी बात सुनकर देव और ब्राउन झट से बाहर आ गए। सानवी अपना सर ना में हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकामयाब रही और अगले ही पल उसके होठ रूहान के होठों के बीच फंसे हुए थे। रूहान उसे बहुत ही पैशनेटली चूम रहा था। जब सानवी की सांसें तेज हो गई तो रूहान ने उसे छोड़ दिया और उसके गर्दन पर अपने होठ रख उसे चूमने लगा। धीरे धीरे रूहान उसके गर्दन से होते हुए नीचे तक आ गया था।
उसने एक हाथ से सानवी के जैकेट को उसके कंधों पर से हटा दिया था, जिस कारण इस वक्त सामने की नेक गर्दन उसके सामने थी और वह बिना रुके उसे चूमे जा रहा था। उसके हरकत से सानवी का रोम रोम खिल उठा। उसकी धड़कनें हद से ज्यादा बढ़ गई और वह तेजी से सांस लेते हुए आहें भरने लगी। उसका एक हाथ रूहान के बालों में फंसा हुआ था और एक हाथ सीट पर कसा हुआ था। सानवी की वह उत्तेजित करने वाली आवाज सुनकर रूहान को अपने बदन में हलचल महसूस होने लगी। उसे अपना शरीर बहुत अकड़ा हुआ महसूस हो रहा था, जिस कारण उसकी पकड़ सानवी के ऊपर बहुत ज्यादा कसती जा रही थी। दोनों के पेट में तितलियां उड़ रही थी। उस एसी कार में भी उन दोनों के माथे पर पसीना आया हुआ था। दोनों का शरीर आग की तरह गर्म हो चुका था। रूहान उसके गर्दन को बुरी तरीके से चूमते हुए एक हाथ से उसने सानवी को अपने और नजदीक खींच लिया, जिससे सानवी आधी रूहान के ऊपर आ गई। रूहान ने उसी हाथ से सानवी के थाई को सहलाते हुए तेज तेज आहें भरते हुए बहुत नशे भरी आवाज में बोला, आई वॉन्ट मोर माऊ, I can't hold myself anymore. I want to. I can't take it anymore. I feel so hard. रूहान की बात सुनकर सानवी होश में आ गई और अपने उखड़ते हुए सांसों को कंट्रोल करते हुए अटक अटक कर बोली, नो नो प्लीज राणा जी, मैं इन इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। रूहान ने उसकी तरफ देखा और अपना सूखा हुआ गला गीला करते हुए बोला, मैं हूं ना, मैं तैयार करूंगा तुम्हें। प्लीज माऊ, मना मत करो। सानवी ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और बोली, आप भूल रहे हैं दादी माँ ने क्या कहा था, हम कुल देवी के दर्शन किए बगैर कुछ नहीं कर सकते। रूहान ने उसे छोड़ दिया और उसके जैकेट को ठीक करते हुए नशे से बोला, बस इतनी सी बात ना, फिर आज रात के लिए तैयार रहना तुम माऊ, क्योंकि आज आएगी तबाही। सानवी को कुछ भी समझ नहीं आया और वो रूहान को देखने लगी, जिसे देख रूहान ने अपना और सानवी का हुलिया ठीक किया और फिर कार से बाहर आ गया। उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई तो कुछ आगे चलकर वहां पर एक होटल था। उसे देख देव ने आगे बढ़ते हुए कहा, किंग बॉस, वहां पर आपके लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है, आप आराम से वहां खाना खा सकते हैं। देव की बात सुनकर रूहान ने सानवी का हाथ पकड़ा और वो उसे लेकर उस होटल की तरफ जाने लगा। सानवी अपनी नजरें यहाँ वहां दौड़ा रही थी। इस वक्त उसका चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ था, जिस पर किसी का भी ध्यान नहीं था। सानवी के माथे पर पसीने की बूंदें उभरी हुई थी और आंखों में खौफ था। उस खौफ के डर के मारे वह हल्के हल्के कांप रहे थे। रूहान ने जब ये महसूस किया तो उसने सानवी की तरफ देखा। उसे इतना ज्यादा घबराया हुआ देख रूहान ने झट से उसे अपनी तरफ खींच लिया और उसके माथे पर आए पसीने को अपने नैपकिन से साफ करते हुए बोला, क्या हुआ माऊ, तुम इतना ज्यादा डरी हुई क्यों हो? उसकी आवाज सुनकर सानवी ने अपना थूक निगला और अपने आप को शांत करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस इतनी वीरान जगह देखकर थोड़ा सा डर लगा। सानवी की बात सुनकर रूहान ने अपना सर हिला दिया और फिर उसे लेकर आगे बढ़ने लगा। वह तिरछी नजर से सानवी को देख रहा था, जो अपनी नजरें यहाँ वहां दौड़ा रही थी। उसे ऐसे देख रूहान ने अपना फोन बाहर निकाला और उसमें किसी को टेक्स्ट मैसेज करके फिर से अपना फोन जेब में डाल दिया। कुछ ही देर में वो लोग होटल में थे। सानवी को बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और इस वक्त वह जहाँ पर मौजूद थी वो एक प्राइवेट कैबिन था। रूहान ने सानवी के पसंदीदा और अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया था, जो दोनों बैठकर आराम से खा रहे थे। देखने से तो ऐसा लग रहा था जैसे सानवी बहुत ज्यादा शांत है, लेकिन मन ही मन वह घबराई हुई थी, जो रूहान अच्छे से नोटिस कर पा रहा था। खाना खाने के बाद वो लोग होटल से बाहर आए और फिर गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठते ही सानवी ने रूहान की तरफ देखा और पूछा, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? रूहान ने सानवी की तरफ देखा और फिर बोला, बस कुछ काम है इसलिए आए हैं।
अभी तुम्हें पता चल जाएगा। सानवी ने उसे देखा और कहा, आप मुझे वापस यूरोप लेकर चलिए। मुझे यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। रूहान ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा और अपनी दबंग आवाज में बोला, क्या बात है माऊ, तुम इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों हो? अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। सानवी अपनी नजरें चुराते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी गाड़ी रुकी और देव बोला, किंग बॉस, हम पहुंच गए। उसकी बात सुनकर रूहान ने सानवी को देखा और गाड़ी से बाहर आने का इशारा किया, जिसे देख सानवी घबराती हुई गाड़ी से बाहर आई और सामने देखने लगी। जैसे ही उसने सामने देखा, वो बुरी तरीके से शॉक हो गई। जब सानवी ने सामने देखा तो वो बुरी तरीके से शॉक हो गई और उसी शॉकिंग रिएक्शन के साथ खड़ी होकर बुरी तरीके से कांपने लगी। रूहान जो उसके पास ही खड़ा था, उसे ऐसे देख उसे बार बार अजीब लग रहा था, क्योंकि जब से सानवी वहां पर आई थी वो बुरी तरीके से कांप रही थी। रूहान ने जाकर सानवी के कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया, जिससे सानवी ने अपनी नजर घुमाकर रूहान को देखा। रूहान ने उसके ठुड्डी को अपने दूसरे हाथ से पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर करके उसे प्यार से पूछा, क्या हुआ है माऊ, कुछ बताओ। सानवी ने अपने कांपते होठों के साथ पूछा, ये मंदिर। रूहान ने एक नज़र उस मंदिर को देखा जिसके सामने इस वक्त सानवी और रूहान खड़े थे। फिर रूहान ने सानवी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, ये मंदिर हमारे कुलदेवी का मंदिर है, जहाँ पर हम दर्शन करने आए हैं। रूहान की बात सुनकर सानवी फिर से अपने कांपते हुए आवाज में बोली, क्या 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 हम प्रतापगढ़ में हैं? रूहान ने उसके आंखों में देखते हुए कहा, हाँ माऊ, हम प्रतापगढ़ में हैं। जैसे ही रूहान ने ये कहा, सानवी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और घबराते हुए रुआसी आवाज में बोली, प्लीज यहाँ से चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। प्लीज प्लीज आप मेरी बात को समझने की कोशिश करिए ना। आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है? मैं कब से कह रही हूँ हमें यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन आप ही की मेरी बात सुनते ही नहीं। प्लीज यहाँ से चलिए, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। सानवी इतना ज्यादा हाइपर हो गई थी कि रूहान भी अंदर से घबरा गया, क्योंकि सानवी जब भी पैनिक होती थी वो बेहोश हो जाती थी। उसे ऐसे देख रूहान ने उसका सर अपने सीने पर रखा और उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए बोला, शांत हो जाओ माऊ बाबू, देखो हम सिर्फ दर्शन करेंगे और तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे, और तुम टेंशन मत लो, यहाँ पर अब कोई नहीं आएगा, सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। देखो चारों तरफ हमारे बॉडीगार्ड्स हैं, यहाँ पर किसी को भी आना अलाउड नहीं है, हम सिर्फ दर्शन करके निकल जाएंगे। सानवी ने रूहान के सीने में ही अपना चेहरा छुपाते हुए थोड़ा सा चेहरा टेढ़ा किया और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाई। तो रूहान सच कह रहा था, चारों तरफ उसके बॉडीगार्ड्स तैनात थे। मंदिर में सिवाय पुजारी के कोई नहीं था, जिसे देख सानवी ने जल्दी से अपना सर उसके सीने से निकाला और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, ठीक है फिर चलो हम जल्दी से दर्शन करते हैं और निकल जाएंगे। रूहान ने उसे हाँ में जवाब दिया और फिर उसके साथ मंदिर में जाने लगा। सानवी लगभग भाग रही थी और रूहान तेज कदमों के साथ उसके साथ चल रहा था। कुछ ही मिनट में वो लोग मंदिर के अंदर थे। ये मंदिर देवी माँ का मंदिर था, जो बहुत प्यारी सी मूर्त थी। उनकी खूबसूरत मूर्ति देख सानवी का मन एकदम से शांत हो गया और उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई, जिसे देख रूहान के मन को भी शांति मिल गई कि आखिरकार सानवी के चेहरे पर मुस्कान तो आ गई। मंदिर में खड़े पंडित जी ने जब सानवी को देखा तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उन्होंने सानवी को देखते हुए आवाज लगाई, सानू बिटिया, आप यहाँ इतने दिनों बाद कहाँ चली गई थी आप? हमने आपको कितना इंतजार किया बिटिया।
सानवी के कान में जैसे ही पंडित जी की आवाज पड़ी, उसने पंडित जी की तरफ देखते हुए कहा, हम ठीक है काका साहब, बस कॉलेज शुरू हो गया ना तो वहीं पर बिजी हो गए थे और हमें आने का मौका ही नहीं मिला। पंडित जी ने उसके सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, हम देवी माँ से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, सदा सुखी रहना बिटिया। पंडित जी की बात सुनकर कभी रूहान सानवी को देखता तो कभी पंडित जी को। उसे इतना तो समझ आ गया था कि सानवी और पंडित जी की बहुत पुरानी जान पहचान है, लेकिन इस वक्त उसने सानवी के सामने कोई भी टॉपिक छेड़ना सही नहीं समझा। तभी पंडित जी ने रूहान की तरफ देखा और कहा, अरे राणा सरकार, आप यहाँ इतने सालों बाद, आप ठीक तो हैं? पंडित जी की बात सुनकर रूहान ने अपना सर हिलाते हुए कहा, हम ठीक हैं, आप बताइए। पंडित जी ने मुस्कुराकर अपना सर हिला दिया। तब तक देव अपने हाथ में देवी माँ को चढ़ाने के लिए सामान लेकर आ गया था, जिसे रूहान ने हाथ में पकड़ लिया और फिर पंडित जी को देखते हुए बोला, पंडित जी, हमारी शादी हुई है, इसलिए हम कुलदेवी का आशीर्वाद लेने आए हैं। दादी माँ ने इस प्रसाद और श्रृंगार को सामान चढ़ाने के लिए कहा था। पंडित जी ने रूहान की तरफ देखा और पूछा, अच्छा राणा सरकार, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वैसे कहाँ है रानी सरकार? रूहान मुस्कुराकर सानवी की तरफ देखा और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये रही हमारी धर्मपत्नी मिसेज सानवी रूहान सिंह राणा। रूहान के ऐसे कहते ही पंडित जी को बड़ा सा झटका लगा और वह सानवी की तरफ देखने लगे, जिसे देख सानवी ने अपने आंखें से ही उन्हें कुछ न कहने का इशारा किया, जिसे देख पंडित जी शांत हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें छाई हुई थी, जिसे रूहान ने अच्छे से नोटिस कर ली थी। फिर पंडित जी ने देवी माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाया और कुछ विधि करके रूहान और सानवी को आशीर्वाद लेने के लिए कहा। जैसे ही उनकी विधि संपन्न हुई, रूहान ने कॉल का बहाना करके थोड़ा सा आगे जाते हुए कहा, मुझे अर्जेंट कॉल करना है, तब तक तुम देवी माँ का आशीर्वाद ले लो। इतना कहकर रूहान साइड में जाकर खड़ा हो गया। उसके जाते ही पंडित जी ने सानवी को देखकर पूछा, सानू बिटिया, ये राणा सरकार क्या कह रहे हैं, क्या यह सच है? सानवी ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर पंडित जी को देखते हुए नम आंखों से बोली, प्लीज काका साहब, ये बात किसी को मत बताइए, ये बहुत लंबी कहानी है, आपको आराम से बताएंगे, लेकिन तब तक इस बात का जिक्र आप कहीं पर भी मत करिए। सानवी की बात सुनकर पंडित जी धीरे से बोले, वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं बिटिया। सानवी ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, पता है हमें काका साहब, लेकिन अब आप टेंशन मत लीजिए, हम इस वक्त इतनी दूर है कि वो चाहकर भी हमें ढूंढ नहीं सकेंगे। फिर पंडित जी ने कुछ नहीं कहा। रूहान जो फोन का नाटक करते हुए वहां पर खड़ा था, उसके भेड़े जैसे कान बहुत ही सतर्क थे, जिसने उन दोनों की आवाज साफ साफ सुन ली थी। कुछ सोचते हुए रूहान ने फोन को जेब में रखा, जो झूठ मूठ का कान पर लगाया हुआ था। फिर वह सानवी की तरफ आते हुए बोला, तुम जाकर गाड़ी में बैठ जाओ माऊ, मैं बस अभी आया। सानवी ने हाँ में जवाब दिया और फिर पंडित जी के पैर छूकर वो मंदिर से बाहर चली गई। सानवी के जाते ही रूहान पंडित जी की तरफ देखा और फिर अपनी गंभीर और दबंग आवाज में बोला, देखिए काका साहब, हमें कोई भी झूठ नहीं सुनना है, जो भी हम पूछेंगे हमें सिर्फ सही सही जवाब चाहिए। पंडित जी ने अपना थूक निकला और अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसे देख रूहान ने अपनी भारी भरकम आवाज में पंडित जी से पूछा, हमें सानवी के बारे में सब कुछ जानना है। रूहान के ऐसे पूछने पर पंडित जी को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उन्होंने एक नजर देवी माँ को देखा और मन ही मन बोले, हे देवी माँ, हमारी रक्षा करिए, हम सानी बिटिया का सच किसी को नहीं बता सकते, अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी और इस तबाही को हम भी नहीं रोक पाएंगे। अगर सानू बिटिया की शादी राणा सरकार से हुई है तो ये बहुत बड़ी तूफानी बात है, जब उन्हें खबर लगेगी तब तबाही मचा देंगे वो। लेकिन सब कुछ जानते हुए मंत्री साहब ने इतना बड़ा फैसला कैसे लिया, उनकी शादी कर दी। हे माता रानी,
अब तू ही सबकी रक्षा करना और हमारी बिटिया को सुरक्षित रखना। पंडित जी को इतना शांत देखकर रूहान ने अपनी तेज और दमदार आवाज में हल्के गुस्से में कहा, पंडित जी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। ऐसे देवी माँ से बात करने से हमें हमारे सारे सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर आपको अपनी सलामती की फिक्र है तो हमें हमारे सवालों के जवाब दीजिए, वरना आप तो बेहतर ही जानते हैं हम क्या हैं। रूहान की ऐसी दबंग आवाज सुनकर पंडित जी ने घबराते हुए कहा, राणा सरकार, हम उनके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानते, लेकिन अभी 1 महीने पहले उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्हें घर से निकाल दिया गया था। तब से वो यहीं पर रह रही थी। लगभग 1 महीना वो यहीं पर थी। ज्योति ने हमें बताया था कि उनकी बुआसा ने उन्हें घर से बाहर निकाला था। फिर एक दिन सानवी बिटिया को उनके कॉलेज से फोन आया तो वो यहाँ से चली गई। बाकी हमें ज्यादा कुछ पता नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर रूहान ने गुस्से से पूछा, अगर आप उनके बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते तो आप सानवी को इतने अच्छे तरीके से कैसे जानते हैं? पंडित जी ने अपना सर झुकाते हुए कहा, क्योंकि सानू बिटिया हमेशा से ही मंदिर में आती थी, इसलिए हम उन्हें जानते हैं। पंडित जी की बात सुनकर रूहान ने उन्हें अपनी तीखी नजरों से देखा, फिर धमकी भरे लहजे में बोला, अगर हमें पता चला कि आपने हमसे कुछ छुपाया है तो याद रखना पंडित, तेरी दक्ष क्रिया की विधि भी अपने हाथों से कर देंगे हम। ये राणा सरकार का शब्द है तुम्हें। इतना कहकर रूहान तेज कदमों के साथ मंदिर के बाहर आ गया। रूहान के जाते ही पंडित जी ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ किया और जल्दी से अपने जेब में से फोन निकालकर किसी को फोन लगा दिया। जैसे ही फोन उठाया गया, पंडित जी ने घबराते हुए कहा, राणा सरकार आए थे यहाँ और वह सानू बिटिया के बारे में पूछ रहे थे। दूसरी तरफ से पंडित जी को कुछ कहा गया, जिसे सुनकर पंडित जी बोले, जी जी सरकार, हमने उन्हें कुछ नहीं बताया, बस अब हमारी जान आपके हाथों में है, हमारी रक्षा करना। इतना कहकर पंडित जी ने फोन रख दिया। बाहर आकर रूहान ने ब्राउन को देखते हुए कहा, इस पंडित पर नजर रखो और इसके आगे पीछे अपने आदमी लगा दो। इसके हर एक पल की खबर मुझे चाहिए। इतना कहकर रूहान गाड़ी की तरफ जाने लगा। देव और ब्राउन भी उनके पीछे पीछे आने लगे। रूहान देव और ब्राउन को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था, जिसे वह दोनों ही शांति से सुन रहे थे। जब रूहान गाड़ी के पास आया तो उसने देखा सानवी वहां कहीं पर भी नहीं थी, जिसे देख उसके आंखें एकदम से लाल हो गई। उसके माथे पर त्योरियां चढ़ गई और उसने अपनी गरजती हुई आवाज में पूछा, माऊ कहाँ पर है? रूहान की आवाज सुनकर सब लोग हिल गए। ब्राउन ने डरते हुए कहा, क्वीन बॉस तो आपके साथ ही थी। रूहान ने गुस्से से उस पर एक नजर डाली और कहा, वो मंदिर से बाहर आई थी। सब लोग अपने एक दूसरे को चेहरे देखने लगे। सबके चेहरे पर डर की लकीरें थी। अगर उनके क्वीन बॉस को कुछ हो गया तो उनका तो राम नाम सत्य आज ही होने वाला था। सब लोग अलर्ट हो गए और सानवी को ढूंढने लगे। रूहान तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए फिर से मंदिर के अंदर चला गया। रूहान को वापस आया हुआ देखकर पंडित जी डर के मारे कांपने लगे, जिसे देख रूहान ने अपनी गरजती हुई दहशत भरी आवाज में पंडित को आवाज लगाते हुए कहा, पंडित, कहाँ है रानी सरकार? सच सच बताना, वरना तुम्हें यही जिंदा गाड़ दूंगा। रूहान की बात सुनकर पंडित ने घबराते हुए कहा, हमें नहीं पता राणा सरकार। रूहान ने आगे बढ़कर पंडित जी को गुस्से से देखा और उसके कॉलर को पकड़कर उसे सीधा ऊपर उठा दिया और उसे हवा में लटकाते हुए बोला, पंडित, तुझे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, सच सच बताना। पंडित जी ने घबराते हुए कहा, शायद मंदिर के पीछे पीछे होंगी। पंडित जी की बात सुनकर रूहान ने पंडित जी को छोड़ दिया और तेजी से मंदिर के पीछे जाने लगा। जब वो मंदिर के पीछे की तरफ आया तो उसने देखा वहां दूर दूर तक कुछ नहीं था, सिवाय पेड़ और बड़े बड़े पत्थरों के। रूहान ने गुस्से से अपने बालों में हाथ घुमाया और फिर उस हाथ को गर्दन पर बुरी तरीके से मसलते हुए बोला, कहाँ चली गई तुम माऊ? कहते हुए वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी आगे जाने के बाद
उसके पैरों के नीचे कुछ आया, जिसे देख उसने अपना पैर पीछे लिया तो देखा वहां पर सानवी के पैरों में पहनी हुई एंकलेट गिरी हुई थी, जिसे देख रूहान ने उसे झट से अपने हाथ में उठा लिया और उसे देखते हुए बोला, ये तो माऊ का है। उसने उस एंकलेट को अपनी मुट्ठी में भींच दिया और उसे आवाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगा, सानू बेबी, कहाँ हो तुम? बच्चा सामने आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए रूहान आगे बढ़ रहा था, लेकिन सानवी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही थी। रूहान परेशानी से आगे बढ़ रहा था। गुस्से के मारे उसके माथे की और पूरे बॉडी की नसें तनी हुई थी। वो इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसकी शर्ट तक हल्की हल्की फट गई थी। इतने ज्यादा मसल्स उभर कर बाहर आ गए थे उसके। उसके कुछ आगे बढ़ने के बाद उसके कान में बॉडीगार्ड की आवाज आई, किंग बॉस, किंग बॉस, खून, यहाँ पर खून है। जैसे ही रूहान के कान में उस बॉडीगार्ड की आवाज पड़ी, रूहान अंदर तक हिल गया। आज पहली बार उसे दहशत का एहसास हो रहा था। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था। वो अपनी धड़कते दिल के साथ उस तरफ जाकर खड़ा हो गया जहां पर इस वक्त उसका बॉडीगार्ड खड़ा था। उसने देखा वहां पर हल्का हल्का खून गिरा हुआ था, जिसका पीछा करते हुए रूहान और उसके बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ रहे थे। रूहान का हाल बहुत ही खराब था। माथे की नसें इतनी ज्यादा उभरी हुई थी कि उसे देखकर कोई भी दहशत से हिल जाए। उसकी काली आंखें इस वक्त आग की तरह लाल हो गई थी। कुछ आगे जाने के बाद उन्होंने देखा एक जगह पर खून खत्म हो रहा था, जिसे देख सब लोगों ने सामने देखा और जैसे ही सबकी नजरें सामने गई, सब बॉडीगार्ड्स एक एक कदम पीछे हो गए। देव और ब्राउन भी कभी सामने देखते तो कभी रूहान और रूहान उसका चेहरा तो इस वक्त बुरी तरीके से काला पड़ा हुआ था। उसके माथे की सारी नसें इकट्ठा हो गई थी, हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई थी और वह बुरी तरीके से अंदर ही अंदर गुर्रा रहा था। आखिर कहाँ गई सानवी? क्यों डरी हुई है सानवी इतनी ज्यादा? रूहान ने तो कर लिया कुलदेवी के दर्शन, अब क्या करेगी सानवी? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे कहानी के चैप्टर पब्लिश हो आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा।